अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, अब हम बात करेंगे। मुझसे एक मेरे सब्सक्राइबर ने, या यूँ कह लें एक बड़े अच्छे साहब हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, कमेंट किया कि सर, उन्होंने मेरा एक वीलॉग देखा जिसमें मैंने थोड़ा सा कंपेयर किया था, इस पे अपना एक तबसरा किया था मैंने कि हमारे मुल्क में महंगाई कम क्यों नहीं होती। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर ज़रा इसके ऊपर भी रोशनी डालें कि हमारे हमसाय मुल्क यानी इंडिया में और हमारे पाकिस्तान में ये जो कीमतों का फ़र्क है ये क्यों है, और हमारे मुल्क में कीमतें बढ़ती क्यों जा रही हैं और वहाँ पर क्यों नहीं बढ़ रही। देखिए, ये इसकी कहानी ना हमारे उसी वक्त शुरू हो जाती है जब पाकिस्तान बना था 1947 में। अगर आप देखेंगे वो 1947 ऑनवर्ड्स, पर्टिकुलरली उस वक्त में एक्चुअली हमारे मुल्क के साथ एक तो बदतमीजी ये हुई कि जितना भी यूँ कह लीजिए कि वो काम था या मिलें थी, फैक्ट्रियाँ थी, सब की सब इंडिया के हिस्से में चली गई। ठीक है। उसके बाद दूसरा उसका प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमारे मुल्क के अंदर शुरू दिन से ही कोशिश ये की जाती रही कि देखें, जो ये हमारे वाला ये पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा है ना, देखें पहले बांग्लादेश भी हमारे साथ था। तो बांग्लादेश, अगर आप ज़रा तहरीक उठाकर देखेंगे ना पाकिस्तान बनने की, उसमें आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की तहरीक में बांग्लादेश का 95% हाथ है, और बकिया इस पाकिस्तान का जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, इसका सिर्फ 5% हाथ था। ठीक है। बंगालियों ने ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उस तहरीक को कामयाब किया और पाकिस्तान को अचीव भी किया। अलमिया के तहत हमने उनको अलग कर दिया, ये कह करके जी छोटे कद वाले क्या करेंगे कि देख लें आज 1971 के बाद वो खड़े हुए, आज वो IMF के आगे भीख नहीं मांगते, अपनी मर्जी से अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है कि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, मिस मैनेजमेंट वहाँ भी है, लेकिन कम से कम ये वाली हालत नहीं है जो पाकिस्तान में है। ठीक है जी, ये चीज़। दूसरी ये कि हमारे मुल्क में एक और अलमिया ये रहा है कि जितने भी हमारी गवर्नमेंट्स आई हैं उनको शुरू में तो बैठने नहीं दिया गया, उनको पनपने ही नहीं दिया गया। उसका कोशिश ये की गई किसी भी तरह से इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर हावी रहे, तो इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत रही है। ठीक है। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे मुल्क में पूरी तरह से पंजे गाड़ लिए, और आज हालत ये है कि आपके मुल्क के अंदर एक काउंसलर तक भी आपका रिटायर्ड फौजी अफसर बैठा हुआ है, कोई भी हो सकता है वो। तो आप समझ लें कि इस जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसको हम सिविल ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी नहीं रही, वो अस्करी ब्यूरोक्रेसी हो गई है। उसका सिविल का नाम तो बस पराया नाम ही लिया जाता है। आप कहीं भी देख लें, किसी भी इदारे में देख लें, आपको रिटायर्ड अफसर ही मिलेगा, जो कि गलत है, क्योंकि उसकी सोच ऐसी नहीं होती, उसकी सोच डिफरेंट होती है। और फिर जब उसको ऑर्डर ही ऐसे मिल जाए पीछे से कि जी हमने सिर्फ पैसा बनाना है, तो फिर तो अब अगावही चट हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि इन लोगों ने, जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, जो इस वक्त अस्करी ब्यूरोक्रेट हमारे मुल्क में बैठ गए हैं सिविल बनकर, इनकी प्रॉब्लम है कि इनका तो आवाम से ताल्लुक ही कोई नहीं था, उनको तो पता ही नहीं था आवाम के बारे में। तो जब वो इन अहम ओहदों पर आकर बैठते हैं तो वो फिर अपने चाबुक से उनको हैंडल करना शुरू कर देते हैं, जो भी वो कर रहे होते हैं, जो कि तरीकाकार गलत है, क्योंकि उनको मेन ऑर्डर ये होता है कि किस तरह से पैसा बनाना है। ठीक है। तो इस वजह से जिसका काम था उसने तो किया नहीं, जिसका काम नहीं था वो करने बैठ गया। ठीक है। अब जिसको काम नहीं आता जब वो करेगा तो फिर हालात यही होंगे। जबकि इंडिया के अंदर क्या हुआ, अगर हम अब बात करें, देखिए मैं आपको एक छोटी सी इसकी एक मिसाल दूंगा। वहाँ पर आप यूँ कह लीजिए कि कितने वो दूर देखने वाले लोग थे। जो नेहरू थे, वो एक फौजी अफसर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे जिस वक्त नया नया इंडिया इस्टेब्लिश हुआ, और उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे। उनका राइट आर्म समझा जाता था, मशहूर भी काफ़ी थे कि ये नेहरू के राइट आर्म है। तो एक मरतबा एक जगह पर मीटिंग हुई, तो नेहरू ने उन फौजी अफसर को एक मैसेज दिया, एक असाइनमेंट दी और फाइल दे दी कि इस प्रोजेक्ट पर काम करो और मुझे बताएं इस पर कितना वक्त लगेगा, कितना पैसा लगेगा। उन्होंने फिर एक मीटिंग के अंदर उनसे, यानी कि वेरी नेक्स्ट मीटिंग 10, 15, 20 दिन, महीने में जब भी हुई जब वो मीटिंग हुई तो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सर, फाइल के अंदर लिखा होता है इस काम करने पे इतना पैसा लगेगा और कम से कम 3 साल दरकार हैं, और 3 साल के अंदर हम ये काम इजीली कर लेंगे। नेहरू ने रिपोर्ट पढ़ी मीटिंग के अंदर, बड़े खुश हुए, उठकर चले गए अपने ऑफिस में जाकर उन्होंने सबसे पहले एक लेटर लिखा कि जो फौजी अफसर था, जो अफसर नहीं कह लें, वो फौज का सरबराह था, सबसे पहले तो उनको उन्होंने रिटायर करवाया, वहाँ से निकाला फौज से। सब लोग हैरान, ये क्या हुआ, ये तो इनके राइट आर्म थे, इनको कैसे निकाल दिया। जब उनसे बाद में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने इनको जो काम दिया था वो काम ज़्यादा लंबा नहीं था, इनकी मुद्दत ख़त्म हो रही थी इनकी नौकरी की, इन्होंने 3 साल की मुझसे एक्सटेंशन मांगी उसके अंदर इनडायरेक्ट तरीके से कि सर ये काम को 3 साल लगेंगे।
तो कह रहा मैं नहीं चाहता कि इनको मैं आज, अगर मैंने इन फौजी अफसरों को आज एक्सटेंशन दे दी तो कल को हमारे सर पर नच जाएंगे। और वही हुआ कि उनको निकाल दिया। लोग और फौजी अफसरों को शटअप कॉल मिल गई कि आप कुछ भी कर लें, आपको एक्सटेंशन वगैरह नहीं मिलेगी। तो आज आप देख लें कि एक आम पाकिस्तानी इंडिया के फौजी अफसर, फौजी सरबराह उसको जानता भी नहीं है कौन है, जिसकी वजह से ये चीज़ों के कंट्रोल में आ गई। और आपको पता है अभी नरेंद्र मोदी ने उनके यहाँ कंटोनमेंट बोर्ड थे वो भी ख़त्म कर दिए, कैंट एरिया जिसको बोलते हैं वो भी ख़त्म कर देंगे। हमें ज़रूरत ही नहीं है इनकी, हम खुद ही कर लेंगे। हमारे सिविलियन लोग इतने अहलकार, इतने अहल हैं, वो कर लेंगे काम, ठीक है। कंटोनमेंट बोर्ड ही ख़त्म कर दी है। तो अब काम सिर्फ उनको दिया जाता है, प्राइस कंट्रोल और ये सब कुछ जिनका ये काम है। सिविल लोग जो है जिनकी ट्रेनिंग होती है इन कामों के लिए, उन्हीं को ये काम दिया जाता है, ठीक है। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है इसकी कि इंडिया की एक बहुत बड़ी तादाद मुल्क से बाहर है, जो कि एक बहुत अच्छा खासा रेमिटेंस भेजती है वापस, जिससे इंडिया को बड़ी सपोर्ट मिलती है। उससे भी बड़ी बात क्या है कि इंडिया की अपनी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से नौकरियां बहुत ज़्यादा है। नौकरियां में स्पेशली शहरों के अंदर इंडिया में बहुत ज़्यादा नौकरियां अवेलेबल है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, इंडिया के सिटी एरियाज़ के अंदर बहुत नौकरी अवेलेबल है, वहाँ की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और आईटी की प्रोडक्शन उनकी बहुत ही ज़्यादा है। आप यकीन करें, आईटी की प्रोडक्शन उनकी इतनी है कि जितने भी हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, जिनको जो तेल रिच ममालिक हैं, ऑयल रिच कंट्रीज हैं मुस्लिम, वो जितना भी टोटल तेल एक्सपोर्ट करते हैं एक साल में, जितना भी वो करते हैं, उनकी टोटल एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा सिर्फ इंडिया अपनी आईटी की सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया को। इमेजिन करें ज़रा, इंडिया सिर्फ आईटी की सर्विस ही एक्सपोर्ट कर रहा है जितना कि हम टोटल करते हैं। जब आप इमेजिन करें तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट टोटल कितनी होंगी? 20-25 बिलियन की होगी बस, जबकि ये तो कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूँ इंडिया के हजम के हिसाब से, लेकिन यार आप बात को समझे ना कि इंडिया के एक छोटा सा शहर है बेंगलोर, ठीक है, जिसको आईटी शहर डिक्लेयर किया गया है दुनिया का, तो उसी एक ही शहर की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है ना। हम भी तो कर सकते हैं, हम कराची को बना सकते थे इस तरह, इस्लामाबाद को बना सकते हैं, पेशावर को, कोयटा को, किसी भी शहर को इस तरह डेवलप करके हम उसकी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने नहीं की क्योंकि हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब हमारे मुल्क में इनकमिंग तो है नहीं पैसे की, आउटगोइंग ही आउटगोइंग है, और फिर उसके ऊपर तुर्रा इम्तियाज हमें ये लगा हुआ है कि जो हमारे मोस्टली जो करने वाले करता धरते हैं वो भी पैसा उठा के बाहर भाग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में कीमतें, हमें जब डॉलर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो डॉलर के लिए फिर हमें भीख मांगनी पड़ती है, जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है। और इंडिया के अंदर उनको भीख नहीं मांगनी पड़ती, उनको डॉलर के लिए उनको कहीं नहीं जाना पड़ता, उनके पास अपने डॉलर हैं, जिसकी वजह से वो इंडिया ने अपने जो उनकी डॉलर और उनकी रुपये की कीमत है अगेंस्ट ईच अदर, वो उन्होंने उसको स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। उनके वैल्यू डी वैल्यू नहीं होती करेंसी। जब करेंसी डी वैल्यू नहीं होती तो उसका असर अल्टीमेटली आपके इंपोर्ट पर पड़ता है। इंपोर्ट आपकी सस्ती रहती है, जब आपकी इंपोर्ट सस्ती है तो उससे इंपोर्ट मोस्टली डेफिनेटली इंडिया भी रॉ मटेरियल ही करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल भी इंडिया को करना पड़ता है। जब वो रॉ मटेरियल सस्ता इंपोर्ट करता है, मशीनरी सस्ती इंपोर्ट करता है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है उसकी। जब प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है तो उसकी कीमतें नीचे ही रहती हैं, वो ज़्यादा नहीं होती। हमारे यहाँ क्या होता है कि यही चीज़ हमारे पास, क्योंकि डॉलर नहीं है, हर दूसरे दिन डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, तो इन्वेस्टर को प्रॉब्लम होती है, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा, और अगर करता है तो उसको ज़्यादा डॉलर देकर या ज़्यादा पैसे देकर उसको इंपोर्ट करनी पड़ती है। जब वो ज़्यादा पैसे देकर इंपोर्ट करता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में कीमतें बढ़ जाती हैं, जबकि इंडिया में कीमतें नहीं बढ़ती। यही वजह है कि इंडिया के अंदर जो हैं कीमतें जो हैं मुख्त अशिया की वो बढ़ती नहीं। अगर बढ़ती हैं तो बहुत स्लो ट्रेंड है वहाँ पर बढ़ने का, और पाकिस्तान में बहुत तेज़ ट्रेंड है बढ़ने का। मैंने भी आपको बता दिया ना, इसके अंदर देखें दो चीज़ें होंगी। एक तो हमारे यहाँ क्या है कि जो डॉलर की वैल्यू से लिंक्ड है हम बुरी तरह से, वो हमें ख़राब कर रहा है। दूसरा, प्राइस कंट्रोल का सिस्टम नहीं है हमारे पास। जिन्होंने प्राइस कंट्रोल करने हैं वो प्राइस कंट्रोल करने में दिलचस्पी लेते नहीं है सिरे से। तो यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर जो हैं कीमतें जो हैं अशिया की वो बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही, और इंडिया के अंदर वो स्टेबल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग भी अच्छा लगे इंशाल्लाह। और इसके अंदर जो मैंने तजज़िया दिया कि क्यों हमारे मुल्क में कीमतें बढ़ रही हैं, कम नहीं होती, और क्यों इंडिया में स्टेबल हैं, आपको इंशाल्लाह ये बात भी समझ आ जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और चीज़ इस मौजू पर मुझसे पूछना चाहें तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उस पर भी एक बहुत अच्छा तजज़िया कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।